हेलो नमस्ते राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नर्चर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये देख लिया है कि किस तरह से भारत पे पहला आक्रमण किनके द्वारा हुआ। पहला अरब लोगों के द्वारा, दूसरा गजनी साम्राज्य के लोगों के द्वारा, तीसरा गौर साम्राज्य के लोगों के द्वारा। अब इस जो वीडियो है इसमें हम लोग सल्तनत काल के बारे में प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम लोग जो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मेनली हम लोग गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा। थोड़ा छोटे छोटे भागों में करके हम लोग इसको जो है पूरा इसको ये जो सेशन है इसको पूरा मतलब ये टॉपिक है इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर इससे क्वेश्चन कौन कौन से पूछ सकता है सल्तनत काल से। पहला तो जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इनका क्रम क्या रहा है। जो सल्तनत काल में जितने भी शासक रहे हैं उनका क्रम क्या रहा है। तो पहले सबसे पहले कौन सा आ जाता है आपका गुलाम वंश, इसको मामलुक वंश भी कहते हैं। दूसरा कौन आ जाएगा आपका खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी। ये जो है इनका क्रम रहा है कि कैसे कैसे लोगों ने भारत पे शासन किया है। तो पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी आता है, तुगलक आता है, सैयद आता है, लोधी आता है। यही क्रम पूछता है। दूसरी चीज इसमें क्या पूछता है कि कौन सा जो है जो शासक था वो सबसे ज्यादा समय तक, या कौन सा वंश था जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। तो हम लोग अगर इसका सन जान लेंगे कब से कब तक इन लोगों ने शासन किया तो आसानी से उसको पूरा कर लेंगे। 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश रहा है। खिलजी 1290 से लेके 1320 वर्ष तक रहा है। यह 1320 से लेके 1398 वर्ष तक रहा है। सैयद वर्ष 1414 से लेके 1451 तक, और 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा है। तो देखेंगे तो सबसे ज्यादा शासन किसने किया? गुलाम वंश ने। कितने वर्षों तक? 84 वर्षों तक। दूसरे पे आते हैं आपके तुगलक, इन्होंने कितने वर्ष तक किया है? 78 वर्ष तक। तीसरे पे आते हैं आपके लोधी, इन्होंने 75 वर्ष तक। चौथे पे आते हैं सैयद, इन्होंने 37 वर्ष तक। और जो खिलजी है उन्होंने 30 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्रम में देख लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कौन कौन से बने कि पहला तो आपका जो एक मिनट जो क्रम क्या है वो क्या है। तो पहला हमारा इसमें शॉर्ट ट्रिक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि कौन सा जो है शासन ने इसको पूरा किया। तो सबसे पहले आ जाता है गुलाम वंश, फिर आ जाता है आपका खिलजी, फिर तुगलक, फिर आ जाता है आपका सैयद और लोधी। ये आपका क्रम रहेगा जिस तरीके से उन लोगों ने भारत पे शासन किया। सबसे ज्यादा समय तक पूछेगा तो गुलाम वंश, फिर आ जाता है तुगलक, फिर लोधी, फिर सैयद और सबसे कम वर्ष तक खिलजी। ठीक है, आप अपने तरीके से जो शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं वो बना लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि इतिहास जो है इतना बड़ा सिलेबस है कि उसमें कितने शॉर्ट ट्रिक आप रहेंगे। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो पहला जो क्या क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा सल्तनत काल से दो यही बनता है। तो क्रम पूछता है, दूसरा किसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। तो पहला गुलाम है, फिर तुगलक है, फिर लोधी है, फिर सैयद है, फिर खिलजी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें मेनली पूछेगा किस तरीके से क्वेश्चन, 3 तरीके से पूछ सकता है। एक तो पहला क्रम पूछ सकता है कि जितने भी इसमें राजा हुए गुलाम वंश में उनका क्रम बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, किन राजाओं ने क्या क्या खास बातें की हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अंतिम राजा कौन था। ये आजकल ट्रेंड बन गया है यूपीपीएससी में कि अंतिम राजा या पहला राजा या तो क्रम पूछते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको इसी हिसाब से लेके चलेंगे। पहले में क्या पूछता है तो क्रम। तो क्रम में अगर हमें याद करना है तो सबसे पहले कौन था, गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद इसका लड़का आराम से गद्दी पे बैठा, इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी और वो गद्दी पे बैठा। उसके बाद इसका लड़का रुकनुद्दीन फिरोज बैठा, फिर इसकी लड़की रजिया सुल्ताना बैठी,
इसको भी हटा दिया गया। इसके बाद छठे नंबर पे बहराम साहब बैठा। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद साहब बैठा। फिर नसीरुद्दीन महमूद बैठा। फिर बलबन बैठा। और लास्ट शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। तो इस तरीके से एक तो क्रम पूछता है। पहला तो आपका यही क्रम पूछेगा कि जो गुलाम वंश के शासक है वो क्रम दे सकता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पहले जाने की किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जब हम ये जान जाएंगे तो हमने जो है याद करने में आसानी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो है हमें रटना नहीं पड़ेगा, हमें अपना वो तर्क के आधार पर अपना पैटर्न बना लेंगे जिसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनके जो है क्रम बताइए कि राजाओं में गुलाम वंश में जो राजा है वो जितने भी राजा हुए उनके क्रम क्या हुआ। तो पहला कुतुबुद्दीन, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन और लास्ट शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। पढ़ना इसमें हमें किसके किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्ताना के बारे में, बलबन के बारे में। बस यही चार इसमें इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए, कुछ अच्छे या बुरे जो भी काम किए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो मेन हमको इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से समाप्त हो जाता है कि इसमें जो क्रम है वो आप याद कर लीजिएगा अपना। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा जानते हैं। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, कुतुबुद्दीन क्या था? बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। तो इसको जो है निशापुर के काजी साहब थे फखरुद्दीन, उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने अपने घर लाया इसको, इनको और इनको जो है सारी शिक्षाएं दी, पढ़ाई की शिक्षाएं दी, तलवारबाजी वगैरह सारी शिक्षाएं दी। जब इनकी मृत्यु हो गई फखरुद्दीन की तो इनके लड़कों ने इनको कुतुबुद्दीन को वहां पे गजनी के बाजार में बेच दिया। खरीदा किसने इसको? मोहम्मद गजनी ने इसको, मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया वहां पे। जब गजनी के बाजार में इनको बेचा गया तो मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। काफी ये पढ़ने लिखने में और काफी तलवारबाजी वगैरह में, युद्ध टाइम में काफी तेज थे, तो उनसे काफी प्रभावित हुआ और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखूर की उपाधि दी, या तो पद दिया उनको, अमीर आखूर का पद दिया। फिर जो तराइन का युद्ध था उसमें इन्होंने काफी ज्यादा अपना कौशल दिखाया, तो उससे खुश होकर इनको जो है भारत में कुछ राज्य दे दिए शासन करने के लिए। यहीं से जो है गुलाम वंश का नींव पड़ता है। जब वो भारत में इनको कुछ राज्य दे देते हैं शासन करने के लिए, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो ये अपना 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करके गुलाम वंश की नींव डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पड़ता है कि गुलाम वंश की नींव किसने डाली? तो गुलाम वंश की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। गुलाम वंश मेनली हम लोग कहते हैं, लेकिन इसको गुलाम वंश से कहना अच्छा होगा कि तुर्क सुल्तान थे ये सब, क्योंकि इनके माता पिता जो है इनके कुछ एक तो अलग अलग वंशों से थे ये सब सारे। ये एक जो क्रम मैंने बताया वो ये ऐसा नहीं था कि सभी एक ही पिता से चले आ रहे थे या एक वंश प्रणाली से चले आ रहे थे, सबके अलग अलग वंश थे। इल्तुतमिश अलग वंश का था, बलबन अलग वंश का था। मेनली ये था कि ये सब सारे जो है गुलाम के गुलाम अपना इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। इस तरीके से जो है वो क्रम चला। तो मेनली इनको मामलुक वंश भी कहते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मामलुक वंश किसको कहते हैं? तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। ये सब कौन थे? तुर्क सुल्तान थे और स्वतंत्र माता पिता की संतानें थी इनके बाद के जो थे, जैसे माता पिता के संतान थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गुलाम वंश की नींव किसने डाली? तो गुलाम वंश की नींव किसने डाली है आपकी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पहला। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनको कौन कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो इनको लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। दूसरा क्या कहा जाता था? कुरान ख्वां। कुरान ख्वां क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनको कुरान कंठस्थ आती और बहुत ही अच्छे स्वर में जो कुरान का पाठ किया करते थे, इसलिए इनको दो उपाधि दी गई थी, लाख बख्श लाखों का दान देने वाला और कुरान ख्वां। तीसरा इसमें क्या है, इन्होंने कौन कौन सा निर्माण कराया? तो इन्होंने पहला निर्माण कराया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद।
मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि क्या था, एक विष्णु मंदिर था, उसको तोड़वा के इन्होंने बनवाया। दूसरा क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ढाई दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है, जो कि चौहान वंश के राजा थे विग्रहराज, उन्होंने एक विद्यालय के रूप में इसको बनाया था, तो उसको भी तोड़वा के इसने क्या, एक विद्यालय के रूप में था जिसको तोड़वा के इसने मस्जिद बना दिया। तीसरा इसने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक है, तो निर्माण कार्य में इसके 3 चीज आ जाते हैं। एक तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि पहले विष्णु मंदिर था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, जो कि पहले एक विद्यालय था। और कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार के लिए इसने क्या किया, इसका बस चलता तो पूरे, अगर ये कुछ दिन और जिंदा रह जाता तो पूरे हिंदुस्तान को ये इस्लामिक कंट्री में बदल देता। इसका काम ही था, क्योंकि ये मंदिरों को तोड़वाता था। इसका मतलब मेन पर्पज ये था कि कोई नामो निशान ना रह जाए कि ये कोई हिंदू राज्य था। इस कुतुब मीनार के लिए इसने 27 मंदिरों को तोड़ा, उसमें जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, सारे मंदिर थे। 27 मंदिरों को तोड़ के इसने कुतुब मीनार की जो है नींव डाली। 27 मंदिरों को तोड़ा और कुतुब मीनार की इसने नींव डाली। तो ये सारी चीजें आप देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो था वो भी पहले विष्णु मंदिर था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो भी विग्रहराज द्वारा बनाया एक विद्यालय था। और कुतुब मीनार के लिए उसने 27 मंदिरों को ऑलरेडी तोड़ दिया ही था। ठीक है, इसने राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी इसने लाहौर को बनाई थी। 5वां इससे क्या है, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। चौगान क्या है, वही जो घोड़े पे बैठ के खेले जाने वाला पोलो की तरह का एक गेम। ठीक है, इसको दफनाया कहाँ गया है, लाहौर में। कुतुब मीनार का नाम किस लिए पड़ा, कुछ लोग कहते हैं कुतुब मीनार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। एक किंवदंती ये भी है कि कुतुब मीनार का नाम जो है वो जो एक बख्तियार काकी का वो थे, क्या नाम है, सूफी संत थे, जिनका जो है इल्तुतमिश काफी ज्यादा उनको मानता था, तो उन्हीं के नाम पे जो है कुतुब मीनार का नाम पड़ा। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, जैसा अगर ऑप्शन में कभी पूछ लिया तो दोनों याद रखिएगा। अगर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे दिया रहेगा, इसका बड़ा कम चांस है, लेकिन ये बख्तियार काकी वाला थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक है। तो याद रखिएगा, अगर पूछता है क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो बख्तियार काकी जो कि एक सूफी संत थे, इल्तुतमिश उनका जो है अनुयायी था, तो उसके आधार पर जो है कुतुब मीनार का नाम जो है पड़ा है। ठीक है, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख लिए। पहला क्या था, इसने लाहौर को राजधानी बनाया है। ठीक है, उसके बाद लाहौर में ही इसकी जब इसकी चौगान खेलते समय मृत्यु होगी तो लाहौर में इसको दफनाया गया, पहली चीज हो गई। दूसरा ये हो गया कि इसको लाख बख्श या तो कुरान ख्वाह कहा जाता था। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो लाखों का दान देने वाला था, और कुरान ख्वाह इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो कुरान का स्वस्वर पाठ बहुत अच्छे तरीके से करता था। निर्माण कार्य क्या क्या करा इसने, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार का निर्माण कराया। ठीक है, हाँ एक और है, इसको जैसे इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने हमेशा सिपह सलार एवं मलिक की ही उपाधि धारण की थी। 1208 ईस्वी में इसको गौर का एक शासक था गयासुद्दीन, क्योंकि गुलाम तो ये मोहम्मद गौरी का ही था, तो इसका ये था कि जब तक मुझे गुलामी से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक मैं कोई उपाधि नहीं धारण करूंगा। ये कारण हो सकता है कि इसने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। तो 1208 ईस्वी में गौर के शासक गयासुद्दीन ने इसको एक पत्र भेजा कि ठीक है, हम आपको गुलामी से मुक्ति कर रहे हैं। इसके लिए उसने एक शाही छत्र भेजा था इसके साथ, और जो है इसकी जो है मतलब इसको एज ए राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके सामने शर्त रखी थी कि आप मुझे जो है गुलामी से मुक्त कर दीजिए और मैं आपको जो है ख्वारिज्म शासक था उस समय, उसके विरुद्ध सैन्य जो है आपको सहायता दूंगा। क्योंकि गयासुद्दीन इतने ताकतवर नहीं थे कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने अंडर में रख सकते थे, तो उन्होंने ये शर्त मान ली कि चलो मैं आपको मुक्त कर रहा हूँ गुलामी से, आप बदले में मुझे सैन्य सहायता दे दीजिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किससे मुक्ति पाई थी, गयासुद्दीन से उसने गुलामी से मुक्ति पाई थी 1208 ईस्वी में। ठीक है, और उसने कभी भी सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं की थी। अब आ जाता है हमारा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही आराम शाह गद्दी पर बैठता है। आराम शाह को कौन मार देता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश फिर उसके बाद गद्दी पर बैठ जाता है। अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में पहली चीज ये है कि यह इलबरी दुर्ग था, यह आपको हर जगह मिल जाएगा। और पहले कहां का गवर्नर था, शासन पर बैठने से पहले बदायूं का गवर्नर था।
इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का वो था, क्या नाम है, गुलाम था। खुखर का विद्रोह हुआ था, उसमें इसकी जो बहादुरी से प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि इसको आप गुलामी से मुक्त कीजिए। इसी के बाद इसको बदायूं का गवर्नर बना दिया गया था। खुखर के विद्रोह में इल्तुतमिश ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसी से खुश होकर उसको गुलामी से मुक्ति दे दी गई थी। ठीक है, तो दो चीज हो गई, एक तो पहला इलबरी तुर्क था, बदायूं का गवर्नर था। तीसरी चीज, इसने जो सुल्तान की जो उपाधि धारण की थी, या तो जो सुल्तान पद इसको मिला था, वो इसको गौर शासकों के द्वारा नहीं मिला था, बल्कि जो खलीफा थे उन्होंने इसके जीते हुए प्रदेशों के रूप में इसको खलीफा द्वारा मिला था। जितने भी इसके द्वारा जीते हुए प्रदेश थे उनको मान्यता देते हुए इसको सुल्तान की जो पदवी जो है, इसको मान्यता किसने दी थी? खलीफा ने दी थी। इसको मोहम्मद के जो गौर शासक थे उनके द्वारा इसको कोई मान्यता नहीं मिली थी। ये खुद अपने हुए जीते हुए प्रदेशों पे के लिए मान्यता जो इसको कहाँ से मिली थी? वो खलीफा के द्वारा मिली थी। ठीक है, तीन चीज हो गई। पहला इलबरी तुर्क था, बदायूं का गवर्नर था, सुल्तान पद जो इसे खलीफा के द्वारा मिला था। चौथा क्या है, इसने अपनी राजधानी कहाँ की स्थानांतरित की? लाहौर से दिल्ली। इसीलिए पूछा जाता है कि पहला जो मुस्लिम शासक कौन था जो दिल्ली का, तो वो इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि जो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उन्होंने सुल्तान या कोई भी ऐसी पदवी धारण नहीं की थी जिसके आधार पर उनको जो है प्रथम शासक माना जाए, इसलिए इल्तुतमिश को पहला शासक भी माना जाता है, पहला मुस्लिम शासक। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। जैसा मैंने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक के ये गुलाम थे। जब ये क्या नाम है, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं भी गुलाम था, तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश था। और इसको जो है, जो खुखर का विद्रोह हुआ था इसमें उसमें काफी अच्छा इसने प्रदर्शन किया था, इसलिए इसको जो है गुलामी से मुक्ति दे दी गई थी। अब इसने कार्य कौन कौन से किए हैं वो देख लेते हैं। ये एक बार देख लीजिएगा अपना। मेनली इसने 5-6 काम किए। एक तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था उसको पूरा करवाया। एकता प्रणाली चलाई, उसको जो है एकता प्रणाली वैसे मोहम्मद गौरी के समय में ही आ गई थी, लेकिन उसको स्थायी रूप जो है इसने दिया। एकता प्रणाली ये क्या थी कि मतलब जो सैनिक है उनको काम के बदले में जागीरें वगैरह दे दी जाए, ताकि उनको वेतन वगैरह के बदले उनको जो है जागीरें वगैरह दे दी जाए। ठीक है, एकता प्रणाली। उसके बाद इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का टंका, तांबे का जीतल था, 40 सरदारों का, गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसका नाम क्या था? तुर्के चेहलगानी। और क्या किया इसने? अमीरों का दमन किया। एक इसने हौज सुल्तानी करके तालाब का निर्माण करवाया था दिल्ली कोहना में। ठीक है, ये चीज हो गई। और क्या था इससे रिलेटेड? एक पूछता है कि चंगेज खान जब भारत आया था तो उस समय शासक कौन था? तो यही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इससे रिलेटेड। चंगेज खान था, एक तो चंगेज खान का नाम क्या था ओरिजिनल? तेमुचीन। जो ख्वारिजम शासक था उसका पुत्र था गयासुद्दीन बर्नी, मांग बर्नी। वो जो है चंगेज खान के आक्रमण के भय से जो है भारत आ गया था, तो चंगेज खान ने अपना एक दूत भेजा कि आप इसकी सहायता मत कीजिएगा। तो इल्तुतमिश ने इसकी सहायता नहीं की, जो 1225 या 26 के आसपास मांग बर्नी वापस चला गया, तो ये जो समस्या का जो है समाधान हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो किस शासक के समय में मांग बर्नी आया था? तो इल्तुतमिश के समय में मांग बर्नी जो है ख्वारिजम शासक का पुत्र था, वो इल्तुतमिश के समय में सहायता मांगने के लिए आया था। चंगेज खान भी कब आया था? इल्तुतमिश के समय में आया था। चंगेज खान का ओरिजिनल नाम क्या था? तेमुचीन। ठीक है, तो इल्तुतमिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, हाँ, हो गए। और एक आध बचेंगे तो देख लेंगे हम लोग। अब इल्तुतमिश के बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा, जो कि इसका पुत्र था। उसके समय में उसकी माता थी शाह तुर्कान, उसका प्रभाव रहता था, तो जो तुर्की अमीरों ने इसको हटा के रजिया सुल्तानों को जो है गद्दी पे बैठा दिया। अब रजिया सुल्ताना के बारे में देख लेते हैं। ये तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक।
क्या करती थी, जब दरबार में आती थी तो चोगा एवं कुला। चोगा क्या होता है, जो नाइट सूट की तरह होता है ना, एक कपड़ा, उसी को पहन के आती थी, और कुलर जैसे टोपी लगाई रहती थी, इधर इधर अपना उसका मुंह खोल के आती थी। टोपी जो रहता था उसका मतलब इधर इधर से तो ढका रहता था, लेकिन चेहरा जो है पूरा खुला रहता था। तो पहली जो महिला शासक थी जो मुंह खोल के दरबार में आती थी, तो क्या पहनती थी, चोगा जो पूरा एकदम या लंबा नाइट सूट की तरह एकदम कपड़ा होता है, उसको पहन के आती थी, और कुलर मतलब टोपी पहन के आती थी। ठीक है। तीसरा क्या है, इससे जब इसने क्या किया, जो जितने भी गैर तुर्क थे उनको जो है अमीर, जो गैर तुर्क थे उनको अच्छे अच्छे पदों पे बैठाने लगी। तो जो वो थे तुर्क अमीर थे, वो इससे नाराज हो गए और इसके विरुद्ध विद्रोह करके इसको गद्दी से हटा दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इसको गद्दी से किसने हटाया, तो तुर्की लोगों ने, इसके तुर्की अमीरों ने विद्रोह करके इसे गद्दी से हटा दिया। शादी किससे की थी, अल्तुनिया से। एक जमालुद्दीन याकूत था, उसको इसने क्या नियुक्त किया था, अमीर आखुर। अमीर आखुर का मतलब क्या हुआ, घोड़ों का सरदार। ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी, 1240 में। कहां पे हो गई थी, कैथल में। बाकी इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन बनता नहीं। ठीक है। अब रजिया सुल्ताना के बाद वही क्रम चला। अभी जब तुर्कों ने इसको हटाया तो किसको बनाया, बहराम शाह को बनाया। रजिया सुल्ताना को गद्दी से हटाने में उसका भी हाथ था, क्या, बलबन का भी हाथ था। तो जब बहराम शाह जब बना तो उसने बलबन को कौन सा पद दिया, ये अमीर आखुर का। फिर बहराम शाह की भी हत्या हो गई। उसके बाद कौन बना आपका, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद। फिर इसकी भी हत्या हो गई। इसके बाद कौन बना, नसीरुद्दीन मोहम्मद। इसके बारे में दो चीजें हैं। एक तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद, टोपी सीकर सिलता था। दूसरा क्या है, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी थी, तो इसी नसीरुद्दीन मोहम्मद से की थी। और इसने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी, उलूग खां की। ठीक है। अब हम लोग बलबन के बारे में देख लेते हैं। बलबन, पहला तो इसका जो है नाम क्या था वास्तविक, बहाउद्दीन। उल्लू खां मैंने बता ही दिया आपको, नसीरुद्दीन मामून ने इसको उपाधि दी थी। किस नाम से गद्दी पे बैठा था, गयासुद्दीन बलबन। बैठते ही क्या किया इसने, सबसे पहले सिजदा एवं पैबोश। पैबोश मतलब होता है राजा का चरण चूमिए, सिजदा मतलब लेट के जो है उनको प्रणाम कीजिए। ये जो प्रथा उसने चलाई। इसके अलावा कौन सा चलाया, नवरोज उत्सव मनाने की प्रथा उसने चलाई। सिजदा मतलब पूरी तरीके से लेट के जो है उनका नमस्कार कीजिए, और पैबोश मतलब राजा के जो है चरण चूमिए। नवरोज उत्सव का जो है त्यौहार भी उसने चलाया। उसके अलावा इसने क्या किया था, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई अपने दुश्मनों के विनाश के लिए, मेनली मंगोल लोग के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या था, इसने तुर्क चहलगानी जो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था उसको इसने खत्म किया। ठीक है। और दीवाने अर्ज, ये क्या था, एक सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना भी बलबन ने की थी। किस लिए, मंगोलों से आक्रमण, मंगोलों से लड़ने के लिए, उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। बलबन के समय में मंगोल जो है दिल्ली पे एक बार नजदीक आ गए थे आक्रमण करने के लिए। ठीक है। तो उसने सफलतापूर्वक उनसे जो है दिल्ली की रक्षा कर ली थी। और क्या बचता है इसमें, हाँ, एक जो है होता है, इसने राजत्व के सिद्धांत को लागू करने वाला सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो बलबन राजत्व के सिद्धांत को लागू किया था। और राजत्व का सिद्धांत क्या था, इसके अनुसार जो है राजा जो होता है
ईश्वर का प्रतिनिधि होता है एवं उसको निरंकुश होना चाहिए, इसलिए इसने जिल्ले इलाही की पदवी भी धारण की थी। किसकी? जिल्ले इलाही की। ठीक है। और क्या था? गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद, गढ़मुक्तेश्वर में एक मस्जिद है, उसकी दीवारों पे इसने स्वयं को खलीफा का सहायक खुदवा के रखा था। गढ़मुक्तेश्वर का जो मस्जिद है उसमें उसकी दीवारों पर इसने खलीफा का सहायक जो है वो जो है खुदवा के रखा हुआ था। बाकी और हाँ, इसने इमादुल मुल्क को अपना सेनापति बनाया था। इमादुल मुल्क जो था काफी ज्यादा वो है ईमानदार वगैरह था, इसको इसलिए इसने उसको सारी छूट दे चुकी थी ताकि सेना में जितना भी आधुनिक चीजें हो सके कर सके, ताकि धन वगैरह की कमी कुछ भी ना पड़े। और लास्ट वही हमारा पूछता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है। अभी वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है अलाउद्दीन खिलजी वंश के बारे में सारी चीजें बता दूंगा। आज का ज्ञान ये है कि आप लोग जो है थोड़ा अपनी संगत पे ध्यान दीजिए। आपकी संगत कैसी है? आपकी संगत अच्छी रहेगी तो आप में जो है अच्छे गुणों का विकास होगा, आपकी संगत खराब रहेगी तो गंदे गुणों का विकास होगा। ऐसे ही नहीं कहा गया है हम लोगों के जो पूर्वज है उन्होंने कहा है संगत से गुणावत है, संगत से गुण जात। आप लोग अपने चारों तरफ देखिए, आपको पॉजिटिव जो आपके अगल बगल हैं उनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है कि निगेटिव एनर्जी मिल रही है। अगर पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है तब तो आप उनसे संगति बनाए रखिए, निगेटिव एनर्जी बन रही है तो 2 कदम पीछे हटा लीजिए। जैसी आपकी संगत रहेगी, आप अपने चारों तरफ घूमिए, देखिए आपकी संगत कैसी है। जैसी आपकी संगत रहेगी उतना ज़्यादा आपके अच्छी संगत है तो आपके सफल होने की जो है संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने संबंधों में थोड़ा सुधार कीजिए, अब जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ऐसे लोगों से अपने संबंध बनाइए, ऐसे लोग से अपने संबंध रखिए जो जो उद्देश्य आपका है वही उद्देश्य उनका भी है, सेम पर्पज उनका भी है, सफल होना है किसी न किसी क्षेत्र में। तो ऐसे लोगों से जितना ज़्यादा हो सके अपनी जो है संगति बना के रखिए। थैंक यू।